Welcome to Padlo India, your new online venture. I am Sumit, your chemistry mentor. आज हम जो करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस केमिस्ट्री क्लास 12th. Let's start with the video now. Solutions. This chapter is very important because you will get a lot of content in the examination. बहुत सारा content है जो इसमें से पूछा जाता है. The chapter is solutions. This is chapter 2 of NCERT. We are making part 1. So let's start with the solutions first. अच्छा, जैसा मैंने आपको मेरे previous videos में आपने देखा होगा, पहले बताया भी हुआ है कि हमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसे समझना पड़ता है कि ये है क्या. तो उससे पहले जो चैप्टर स्टार्ट होगा तो उससे पहले अगर थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन हो जाता है फॉर द प्रीवियस नॉलेज तो दैट विल बी बेटर, वो बेटर होगा. सॉल्यूशंस होते क्या हैं? व्हाट इज सॉल्यूशन? अगर हम बात करें, सॉल्यूशन इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. इसमें दो कंपोनेंट होते हैं जिनको आपस में मिलाया जाता है और वो सॉल्यूशन बन जाता है. सॉल्यूट जिसको घोला जाता है और सॉल्वेंट जिसके अंदर घोला जाएगा, दैट विल बी सॉल्यूशन. वो सॉल्यूशन कहलाता है. चलिए स्टार्ट करते हैं फिर. सॉल्यूशंस. सॉल्यूशन इज नथिंग बट द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस. प्योर सब्सटेंसेस, लेट्स रिवाइज. प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो एक ही तरह के एलिमेंट से बना होगा, दैट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस. सो इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, और उनका जो रिलेटिव रेशियो होगा दैट कैन बी चेंज्ड विद सर्टेन लिमिट्स. कुछ लिमिट्स अगर हमने चेंज की तो जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो सकता है. अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो मान लेते हैं कि 100 ml हमारे पास पानी है, उसमें मैंने चीनी को घोलना है. चीनी लेट सपोज उसमें 5 ग्राम घुल सकती है, उससे आगे लिमिट नहीं है. वेन एवर वी आर डिजोल्विंग दैट एट द रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर पर हम उसे डिजोल्व कर रहे हैं तो मान लेते हैं 5 ग्राम घुल सकता है. अभी टेम्परेचर है रूम वाला, जितना भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है, फॉर एग्जाम्पल 25 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन, इतना है. लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, लेट सपोज मैंने 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचा दिया, तो क्या होगा? अब पॉसिबिलिटी है कि और ज्यादा चीनी उस पानी में घुल सकती है. तो इस तरीके से ये लिमिट चेंज हो सकती है सॉल्यूशंस की. चलिए, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं जैसा मैंने आपको बताया. एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट. सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट होता है जिसमें किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है, और जो डिसॉल्व होता है वो होता है सॉल्यूट. तो अगर कंसंट्रेशन लेवल की बात करें तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है. इस तरीके से किसी किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी ज्यादा होता है, वो क्या कहलाता है, विल टॉक अबाउट लेटर. सॉल्वेंट इज नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन. सबसे पहली बात तो हमें ये याद रखना है कि ये कंपोनेंट है सॉल्यूशन का, जो हमेशा लार्ज प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है. सॉल्यूशन में जो भी सब्सटेंस लार्ज प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होगा दैट विल बी सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट होगा. ठीक है. एंड जिसकी फिजिकल स्टेट जो होनी चाहिए, अच्छा ये पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है. फिजिकल स्टेट इज सेम एज दैट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन. अब ये क्या कह रहा है, देखिए सुने. अगर हमारा कोई सॉल्यूशन लिक्विड में बन रहा है, कोई लिक्विड बन रहा है बाद में सॉल्यूशन, तो जो सॉल्वेंट होना चाहिए दैट मस्ट बी इन लिक्विड, वो भी लिक्विड में होना चाहिए. अगर सॉल्यूशन सॉलिड बन रहा है, अगर सॉल्यूशन सॉलिड बन रहा है तो जो हमारा सॉल्वेंट होना चाहिए वो भी सॉलिड होना चाहिए. ये हमें ध्यान रखना है कि जैसा जिस स्टेट में सॉल्वेंट होगा वही स्टेट जो होगी फाइनली सॉल्यूशन की बनकर तैयार होगी. ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है. दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ एनी सॉल्यूशन. किसी भी सॉल्यूशन का ये बेसिक फंडा है. उसी तरीके से अगर हम सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट इज नथिंग बट एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि प्रेजेंट होता है इन रिलेटिवली स्मॉलर प्रोपोर्शन. कम प्रोपोर्शन में जो प्रेजेंट होता है वो होता है सॉल्यूट, उसे कहते हैं सॉल्यूट. दीज आर दी टू कंपोनेंट. हमने क्या करना है, मिला देना है उठा करके. सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला दो तो बन जाएगा सॉल्यूशन. रिजल्टेंट विल बी सॉल्यूशन. रिजल्टेंट जो होगा वो सॉल्यूशन होगा. ये भी याद रखना आप. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट विल ऑलवेज गिव यू सॉल्यूशन. अब ये सॉल्यूशन कैसा भी हो सकता है, विल टॉक अबाउट दैट. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. अब देखिए सॉल्यूशन जो होता है वो बहुत तरह का होता है. जरूरी नहीं है कि हमने सिर्फ लिक्विड वाला ही सॉल्यूशन, जैसे
नमक को या पर चीनी जो है उसे उठा करके पानी में डाला और सॉल्यूशन बन गया। दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉलिड में भी बन सकता है, गैसेस में भी बन सकता है, हर एक मतलब जितना स्टेट्स ऑफ मैटर है सब में सॉल्यूशन बन सकता है। बस बेसिकली क्या करना है, सॉल्वेंट की जो स्टेट है उसे चेंज करना है एंड वी विल गेट दी सॉल्यूशंस अलग अलग। जैसे अगर मैं बात करूं गैसियस सॉल्यूशन की, सबसे पहले तो जितने भी गैसियस सॉल्यूशन होंगे उनमें सब में जो सॉल्वेंट होगा दैट विल बी गैस। सॉल्वेंट मस्ट बी गैस, तब जाकर के गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट गैस है तो जो सॉल्यूशन बनेगा मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये एक सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसमें दो गैसेस आपस में मिल रही हैं, सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, तो रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी गैसियस सॉल्यूशन। इसी तरीके से अगर हम बात करें लिक्विड को गैस में डिसॉल्व करना है, लिक्विड इज सॉल्यूट हियर एंड गैस इज द सॉल्वेंट, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा वो होगा हमारा गैसियस सॉल्यूशन। एग्जांपल दिया है क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद द नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म सबने पता सुना होगा, क्लोरोफॉर्म एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसको एनेस्थीसिया बनाने में यूज किया जाता है। एनेस्थीसिया मे बी यू नो कि जब डॉक्टर्स ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो पेशेंट को दिया जाता है एनेस्थीसिया ताकि उसे दर्द ना हो, तो उस तरीके से ये यूज हो सकता है। नेक्स्ट सॉलिड, वेयर सॉलिड इज सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट इज गैस, तो इसमें क्या बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन होगा कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। आई थॉट कि सबको पता है कि कैम्फर क्या होता है, कपूर। नेक्स्ट लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, जिसमें गैस, लिक्विड या सॉलिड, इन तीनों में से कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, लेकिन जो भी हमारा सॉल्वेंट होगा दैट विल बी लिक्विड, वो हमेशा लिक्विड रहेगा। तब जाकर के जो भी सॉल्यूशन बनता है वो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर एंड ग्लूकोज इन वाटर, ये जो एग्जांपल्स हैं ये एग्जांपल है लिक्विड सॉल्यूशन के। लास्ट सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जो भी सॉल्वेंट होगा दैट विल बी सॉलिड, सॉल्वेंट जो होगा वो सॉलिड होगा। जैसे हम देख सकते हैं हाइड्रोजन इन पैलेडियम, एमलगम मर्करी, मर्करी का एमलगम अगर हम बना दें और उसे सोडियम में डिसॉल्व करें तो दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ सॉल्यूशन विल बी अ सॉलिड सॉल्यूशन, वो सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, दीज आर दी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। मे बी क्वेश्चन कैन बी अराइजेस, पूछा जा सकता है कहीं भी, कोई भी वाइवा अगर हो रहा है तो आपका वहां पर भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं एंड प्लीज गिव सम एग्जांपल्स। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से समझना होता है। ऑलराइट, अमंग दी वेरियस 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वाइडली यूज्ड सॉल्यूशन जो होते हैं वो होता है सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड एंड गैस लिक्विड सॉल्यूशन। ये तीनों ऐसे हैं जो काफी ज्यादा पढ़े जाते हैं, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, गैस लिक्विड। इसका मतलब पता है क्या है, सॉलिड सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट है, इसमें लिक्विड सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट है, गैस सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्यूट सॉल्वेंट है। तो बेसिकली जो ये पार्ट है हमारा, बेसिकली क्या है, तीनों ये लिक्विड सॉल्यूशन है, तीनों लिक्विड सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट जो है वो तीनों में लिक्विड है, तो सॉल्यूशन जो होगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन अगर हम बात करें, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज लार्ज एज कंपेयर टू द सॉल्यूट, द सॉल्यूशन इज रेफर्ड टू एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब ये क्या है इसको समझते हैं। देखिए सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, हमने कोई भी सॉल्यूट लेना है और उसे एक बड़े अमाउंट में सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है, सॉल्वेंट मस्ट बी इन लिक्विड स्टेट। अगर concentration of solute is low in comparison to the solvent, तो resultant solution जो बनेगा that will be dilute solution, वो dilute होगा, नेचर में जो होगा वो dilute solution होगा। Saturated solution, it is the most important part, काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। Saturated solution क्या होता है, एक ऐसा solution जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो प्रेजेंट है एट अ गिवन टेम्परेचर। एक गिवन टेम्परेचर पर मैक्सिमम अमाउंट अगर सॉल्यूट का प्रेजेंट होता है किसी भी सॉल्यूशन में तो वो कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आप मैक्सिमम जो है मैक्सिमाइज कर सकते हैं सॉल्यूट को, बट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि अगर हम सॉल्यूशन की लिमिट्स को चेंज करें तो वी कैन गेट दी
आंसर्स और वी कैन चेंज दी सॉल्यूशंस एज वेल, हम सॉल्यूशंस को चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कौन किस चीज में कितना घुल सकता है, घुलनशीलता, इसको हिंदी में बोले तो घुलनशीलता। इट इज दी डिफाइंड एज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। स्पेसिफाइड टेम्परेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए टेम्परेचर जो है सॉल्यूशन को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंटरेक्शन जब तक सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नहीं बनेगी तब तक सॉल्यूशन तैयार नहीं हो सकता। और सॉल्यूशन को अगर आप मेंटेन रखना चाहते हो तो यू मस्ट हैव इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरेक्शन खत्म हो जाती है, तो सॉल्यूशन जो है वो बिगड़ सकता है। ठीक है, तो स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज मस्ट, ये मस्ट है, ये जरूर होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। सॉल्युबिलिटी जो होती है सॉलिड की लिक्विड में, वो डिपेंड करती है तीन चीजों पर। नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कैसा है। अगर मान लो आप किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को पानी में डिसॉल्व करना चाहते हो तो इट विल बी डिफिकल्ट टू डिसॉल्व। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नॉन पोलर है और पानी पोलर सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट का नेचर जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। दूसरा सॉल्वेंट का नेचर, अभी जैसे बताया पोलर सॉल्वेंट वो पोलर सॉल्यूट को जल्दी डिसॉल्व कराएगा, और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा दैट विल बी अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द नॉन पोलर सॉल्यूट्स। टेम्परेचर ये तो है ही, बिना इंटरेक्शन के, बिना टेम्परेचर की फेवरेबिलिटी के बाद आप कभी भी सॉल्यूशन को नहीं बना सकते हो। सॉल्यूशन को बनाने के लिए टेम्परेचर मस्ट बी स्पेसिफाइड, मस्ट बी आइडियल। अगर आइडियल है तब जाकर के सॉल्यूशन बन सकता है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं बनेगा। कॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी कुछ आते हैं, देखिए जैसे पहले बताया था इंटर आयोनिक अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। ये क्या है? देखिए अगर जो आयंस हैं इफ दे आर हेल्ड टुगेदर इन द लैटिस ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, और ड्यू टू दीज फोर्सेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो काफी स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं। और स्टेबलाइज होने के लिए स्टेबलाइज होने के बाद हमें क्या करना है, उन्हें तोड़ना है ताकि हम डिसॉल्व कर सकें। तो तोड़ने के लिए वी हैव टू स्पेंड सम एनर्जी, कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। जो एनर्जी जो होती है दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। जैसा कि आपने सॉलिड वाला जो हमारा वीडियो है उसमें देखा होगा, लैटिस बारे में बताया गया है व्हाट इज लैटिस। तो उस लैटिस को अगर आप ब्रेक डाउन करना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, तो जो एनर्जी आपको देनी पड़ती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी, वो लैटिस एनर्जी होती है। ठीक है, अब ये देखिए इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है सॉल्यूट का, वो भी एक कॉज होता है। अगर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ही एक बढ़िया फोर्स बना करके, अट्रैक्शन बना करके बैठे हैं, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर डिसॉल्विंग दोज कंपोनेंट्स इन अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में उनको घोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एनर्जी हमें देनी पड़ती है। फिर टेम्परेचर वाला फंडा आ जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ, क्या करें क्या ना करें, फिर वो कंडीशंस आ जाती हैं दूसरी। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अच्छा, अब सॉल्वेंट के बीच में कैसा इंटरेक्शन है ये भी डिपेंड करेगा। देखिए अगर आप किसी चीज को घोलना चाहते हो, इसको समझते हैं ऐसे, अगर मान लेते हैं कि ये जो है हमारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में इतना ही स्पेस है और मैंने क्या करना है, मैंने ये वाला सॉल्यूट इसके अंदर ऐड कराना है इतना बड़ा, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ऐड दिस सॉल्यूट इनटू दिस। इस सॉल्वेंट के अंदर ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जब तक ये इंटरेक्शन ब्रेक डाउन नहीं होगी, जब तक वो इंटरेक्शन नहीं टूटेगा, तब तक मैं इस सॉल्यूट को उसमें ऐड नहीं करा सकता। ठीक है, तो ये भी डिपेंडेंस है। जितना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में सॉल्वेंट का, उतनी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, और अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन अच्छा बन जाता है तो 101% वी विल गेट अ परफेक्ट सॉल्यूशन, एक परफेक्ट सॉल्यूशन हमें मिलता है। नेक्स्ट इज सॉल्वेशन, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सॉल्वेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट रिप्रेजेंट्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। अगर सॉल्वेंट जो है वो पानी है, देन द एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। एनर्जी रिलीज विल बी हाइड्रेशन एनर्जी। This is the funda where the solubility will be formed. अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है तब तो जो सॉल्युबिलिटी है वो आसानी से आप देख पाओगे। ठीक है, अगर ये उल्टा हो जाता है, इफ इट इज रिवर्स, यानी कि अगर हम बात करें जो लैटिस एंथैल्पी है, लैटिस एनर्जी जो है अगर वो कम हो जाती है, वो सॉरी ज्यादा हो जाती है हाइड्रेशन एनर्जी से, इस केस में जो सॉल्युबिलिटी होगी वो पॉसिबल नहीं है।
अगर हम इस केस में सॉल्युबिलिटी देखना चाहते हैं तो दैट विल बी, इस केस में जो सॉल्युबिलिटी होगी वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लैटिस एनर्जी ज्यादा होने के कारण जो सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन बना होगा वो टूटेगा ही नहीं, और अगर इंटरेक्शन नहीं टूटा तो इसका मतलब हो जाता है कि फिर ये खराब हो जाएगा, सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। दिस इज द कंडीशन, वी कैन से कंडीशन है। नेक्स्ट, टेम्परेचर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है वो इक्विलिब्रियम पे बनता है, जब तक कंसंट्रेशन बराबर रहेगी तब तक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम स्टेट ने बिगड़ जाना है, ठीक है। अब देखिए, जो इक्विलिब्रियम होता है बिटवीन द अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट एंड डिसॉल्व्ड सॉल्यूट, दैट इज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर स्पेसिफिकेशन। टेम्परेचर स्पेसिफिकेशन की वजह से ऐसा होता है। अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ये बनता है। यहां पर जो मिक्सिंग की एंथैल्पी होगी, इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव। याद करें, पॉजिटिव फॉर द एंडोथर्मिक एंड नेगेटिव फॉर द एक्सोथर्मिक, जैसा कि हमने सीखा है इन क्लास 11th व्हेनेवर वी वर डूइंग द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। वहां पर एंथैल्पी चेंजेस के बारे में काफी पढ़ा होता है, तो वो चीजें यहां पर यूज की जाती हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है? ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें लिक्विड सॉल्यूट है और लिक्विड ही सॉल्वेंट है। तो मिसिबल, सबसे पहले जो है मिसिबल लिक्विड की बात करेंगे। मिसिबल लिक्विड ऐसा लिक्विड होता है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एक अच्छा इंटरेक्शन बनने के बाद, या फिर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में एक अच्छा इंटरेक्शन है उनके बीच में जो भी सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी मिसिबल सॉल्यूशन। और मिसिबल सॉल्यूशन जो होता है उसे सेपरेट आउट करना काफी टफ होता है। इसको सेपरेट आउट करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड ऑल दीज थिंग्स। ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ती है और ये सभी जो चीजें हैं वो करनी पड़ती हैं, ठीक है। और दूसरा होता है पार्शियली मिसिबल, जिसमें मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच की जो इंटरेक्शन होती है वो हल्की फुल्की होती है, मतलब उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी मिसिबल में होगी। हल्का फुल्का होता है पर इतना ज्यादा नहीं होता। थर्ड वन इज इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब है सॉल्यूट ना तो सॉल्वेंट में घुलना चाहता है और ना वो घुलने के लिए तैयार है। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड इन वाटर, क्लोरोफॉर्म एंड वाटर। ये क्या होता है बच्चों? देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो इट विल बी CCl4, और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। CCl4 इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर इसे पानी में मिलाओगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डिसॉल्व CCl4 इन वाटर। पानी में इसको घोलना काफी टफ हो जाता है। क्यों टफ हो जाता है? वो इसलिए क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक सॉल्यूट है और पानी जो है वो पोलर सॉल्वेंट है, तो दोनों का जो नेचर है वो अलग है। और किसी की भी सॉल्युबिलिटी देखनी है या फिर किसी सॉल्वेंट की अगर मैं प्रॉपर्टी आप लोगों को बताऊं तो वो होता है लाइक डिसॉल्व लाइक। जो जैसा होगा वो अपने जैसे को घोलना चाहेगा, तो ये होता है इसमें ऐसा। नेक्स्ट, गैस लिक्विड सॉल्यूशन। अब यहां पर गैस लिक्विड में ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट है और गैस जो है वो सॉल्यूट है। तो गैसेज आर जनरली सॉल्युबल ही होती हैं कुछ लिमिटेड एक्सटेंट तक, और सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे। इजिली लिक्विफाइबल गैसेस जो होंगी दे आर जनरली मोर सॉल्युबल इन वाटर इन कॉमन सॉल्वेंट्स। नेचर ऑफ लिक्विड पे ऑब्वियस सी बात है भैया, नेचर ऑफ लिक्विड पे तो डिपेंड करेगा। जो आसानी से आयन बना सकती है सॉल्यूशन में वो मोर सॉल्युबल होती है पानी में बाकी सॉल्वेंट से। जो आसानी से आयन फॉर्म करेगा वो ज्यादा सॉल्युबिलिटी शो करेगा। ये जो एग्जांपल लिखा है ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि HCl गैस को हमने पानी में मिलाया है। देखो ध्यान से, HCl गैस को पानी में घोला गया है। HCl plus H2O, H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। HCl गैस को डिसॉल्व किया है क्योंकि ये आयन फॉर्म कर सकता है, तो इसकी जो डिसॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी वो परफेक्ट है, हो सकता है आराम से डिसॉल्व होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आयन्स में टूट रहा है, वो आयन बना रहा है, H3O पॉजिटिव बना रहा है, Cl नेगेटिव बना रहा है। अब देख सकते हो ये बना रहा है, तो सॉल्युबिलिटी अच्छी है, सॉल्युबिलिटी अच्छी है। यही होता है, दिस इज कॉल्ड नेचर ऑफ लिक्विड। अगर लिक्विड ऐसा है जो कंडीशन को फेवर कर दे रहा है कि भाई सॉल्यूशन अच्छा बन सकता है, तो वी विल गेट अ परफेक्ट सॉल्यूशन। हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा दैट विल बी परफेक्ट, मोर देन परफेक्ट। ऑलराइट, प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है फैक्टर ये जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। कैसे? हेनरीज लॉ। अब ये हेनरीज लॉ क्या है? व्हाट इज हेनरीज लॉ? हेनरी लॉ कहता है कि अगर आप किसी भी एक गैस को पानी में घोलना चाहते हो तो जो उस गैस का अमाउंट होगा, कितना गैस घुलेगा, अमाउंट ऑफ गैस
जो अमाउंट ऑफ गैस होगा दैट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। मतलब जितना प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी बनेगी। तो अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर विल बी मोर, प्रेशर मस्ट बी मोर, प्रेशर जो है वो ज्यादा होना चाहिए, उसे हेनरीज लॉ कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज हेनरीज लॉ, उसे हम हेनरीज लॉ बोलेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है फिर टेम्परेचर। ये सब बात मैं पहले से करता आ रहा हूं, टेम्परेचर की बातें हमने बहुत करी है। टेम्परेचर क्या है, व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या है? तो जितना इंटरेक्शन होगा दैट विल बी मोर फेवरेबल फॉर अ सॉल्यूशन टू बिकम। अगर इंटरेक्शन कमजोर है यानी टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो इंटरेक्शन खत्म होगा और सॉल्यूशन जो है वो बिगड़ सकता है। इससे आगे अगर हम बात करें तो ये आता है हेनरीज लॉ। क्या कहते हैं? सीधा सीधा स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। इसका अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला देखा जाए तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है इसका, दिस विल बी द मैथमेटिकल फॉर्मूला। क्या है? प्रेशर मस्ट बी इक्विवेलेंट टू दिस, कैन यू सी दिस KH इज नथिंग बट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ये हेनरी लॉ का कांस्टेंट है और जो ये X दिखाई दे रहा है दिस इज नथिंग बट द मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन है किसी भी गैस का, मतलब जो अमाउंट से निकाला जाए। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो ये जो लॉ है ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट टू हाई। प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर जो है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट टू हाई, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है और बहुत कम टेम्परेचर नहीं है तब। दूसरा, गैसेस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज। अगर गैसेस में कोई केमिकल चेंज आ रहा है तो फिर हेनरीज लॉ गवर्न नहीं होता है, हेनरीज लॉ जो है वो गवर्न नहीं होगा। ठीक है, तो दीज आर सम फंडास दैट वी विल कीप इन माइंड व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद द हेनरीज लॉ। जब भी हेनरी लॉ के साथ हम डील करेंगे तो ये चीजें हमारे माइंड में होनी चाहिए कि ऐसा कुछ हो सकता है। ऑलराइट, एप्लीकेशन, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन, ये काफी पूछा जाता है, काफी चर्चित विषय है जो एग्जाम्स में आता है। वो क्या है? अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो सॉल्युबिलिटी को कार्बन डाइऑक्साइड की सोडा वाटर में सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए, तो जो बॉटल्स होती हैं उनको सील किया जाता है अंडर हाई प्रेशर। प्रेशर जितना ज्यादा डालोगे उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ज्यादा सॉल्युबल होगी। ये हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है। ठीक है, टू अवॉइड द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। आपने सुना होगा डीप सी डाइवर्स जो होते हैं वो अपने साथ टैंक्स लेकर जाते हैं, उसमें नाइट्रोजन को ऐड किया जाता है। स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं उसमें ये ऐड किया जाता है, नाइट्रोजन को डाला जाता है ताकि उनके शरीर में बेंट डिजीज ना हो। बेंट डिजीज का मतलब होता है अगर नीचे जाएगा तो प्रेशर काफी बढ़ता है और प्रेशर बढ़ेगा तो हो सकता है कि जो स्कूबा डाइवर है या जो डाइविंग कर रहा है उसकी डेथ हो जाए। तो जो सिलेंडर्स बनते हैं उनमें हेनरीज लॉ का यूज किया जाता है ताकि वो बंदा सेफ रहे जो कि डाइविंग कर रहा है। हाई एल्टीट्यूड पे अगर हम बात करें, लो ब्लड ऑक्सीजन होता है, तो जो चढ़ने वाला बंदा है उसको काफी वीकनेस महसूस होती है, तो दिस कंडीशन इज नोन एज एनॉक्सिया। तो इस कंडीशन को भी, एनॉक्सिया को खत्म करने के लिए वी विल यूज हेनरीज लॉ। ऑक्सीजन को ब्लड में किस तरीके से मेंटेन रखना है, उसका प्रेशर बढ़ा दो, मेंटेन रहेगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। बेसिकली क्या है, सॉल्युबिलिटी बढ़ानी होती है और कुछ नहीं है। सॉल्युबिलिटी बढ़ाओ एंड दैट विल बी गुड, वो अच्छा होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे सम मेथड्स की टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इनसाइड द सॉल्यूशन। ये क्या होता है, ये एक ध्यान से सुने इसको। कोई भी आपने सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का है, कितना अमाउंट सॉल्वेंट का है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। उसे जानने के लिए वी विल हैव सर्टेन टर्म्स, और वो टर्म्स क्या क्या हैं उन्हें हमने सीखना है। सबसे पहला आता है मास परसेंटेज, जो W/W से डिनोट किया जाता है। ये क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। यहां पर ये जो वॉल्यूम टर्म है इसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं मास से,
अगर आप मास परसेंटेज निकालना चाहते हो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना चाहते हो, तो किसी भी तरीके से निकाला जा सकता है. इफ यू वांट टू फाइंड आउट मास बाय वॉल्यूम, यूज वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इन डिनोमिनेटर. इफ यू वांट टू फाइंड आउट मास बाय मास परसेंटेज, तो यूज मास इन द टोटल सॉल्यूशन. दिस इज द फर्स्ट. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब कितना वॉल्यूम सॉल्यूट का प्रेजेंट है टोटल वॉल्यूम में मल्टीप्लाइड बाय 100 तो परसेंटेज निकल सकती है, वो कहलाता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. ये भी एक तरह का हमारे पास टूल होता है कंसंट्रेशन को निकालने के लिए किसी भी सॉल्यूशन की. नेक्स्ट होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. इसमें मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जैसा मैंने आपको बताया, पार्ट्स पर मिलियन, क्वाइट इंपॉर्टेंट. इसमें क्या होता है, इसमें हमें परसेंट में नहीं जाना, हमें जाना है मिलियंस में. मिलियंस में क्या होता है, वी हैव टू डील विद 10 रेज टू द पावर 6. 10 रेज टू द पावर 6 के साथ हमें डील करना है. मतलब जो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन है यहां पर वो है 10 की पावर 6. उसमें कितना सॉल्यूट डाला गया है, वो जो कंसंट्रेशन बनेगी, दैट कंसंट्रेशन विल बी ppm, पार्ट्स पर मिलियन. जैसे परसेंट होता है, सेंट का मतलब 100, पर मिलियन का मतलब मिलियन, 10 रेज टू द पावर 6, उस तरीके से. नेक्स्ट आता है मोल फ्रैक्शन. इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट. मोल फ्रैक्शन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. देखिए इसको समझते हैं. लेट अस सपोज हमारे पास एक चैम्बर है. इस चैम्बर के अंदर दो कंपोनेंट पड़े हैं. एक है कंपोनेंट ए और दूसरा है कंपोनेंट बी. मतलब इन दोनों ने मिलकर के सॉल्यूशन बनाया है. एक कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट बी है. तो अब होगा क्या, कंपोनेंट ए का भी कोई ना कोई मोल फ्रैक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होगा और कंपोनेंट बी का भी कोई ना कोई मोल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. लेट अस सपोज जो ए है उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 10 Na, और जो बी है उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं Nb. तो अगर मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स को इस तरीके से अरेंज कराऊं तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाता है. और ये जो फॉर्मूला होता है, ये मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज नोन एज मोल फ्रैक्शन. फ्रैक्शन है तो यूनिटलेस क्वांटिटी है, डिनोट की जाती है एक्स से, कैपिटल एक्स से हम इसको डिनोट करेंगे. ठीक है. और देखिए अगर बी का निकालना चाहते हो तो फिर जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो केवल चेंज होगा, बाकी चेंज नहीं होगा. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. अगर मैं दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को प्लस कर दूं तो उन दोनों का जो सम होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1. वो हमेशा 1 आएगा. ठीक है. चाहे दो कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट है, 10 कंपोनेंट है, जितने भी कंपोनेंट है किसी सॉल्यूशन में, मतलब कितने भी सॉल्यूट है, उन सभी का अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकाल के प्लस कर दूं तो रिजल्टेंट विल बी 1. रिजल्टेंट हमेशा 1 आएगा. प्लीज कीप इन माइंड, ये इसकी ब्यूटी है मोल फ्रैक्शन की. अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि मोल्स का रेशियो है, तो इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी. ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है. कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, पूछ लेते हैं कई बार व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन. फिर बच्चा सोचता है यार इसका तो कोई यूनिट हमने पढ़ा नहीं है. तो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसमें कोई यूनिट नहीं होती है. बेसिकली जितने भी साइंस में जो भी हम टर्म्स यूज करते हैं उनमें यूनिट्स आती हैं, लेकिन यहां पर यूनिट्स नहीं आती हैं. हियर वी डोंट हैव एनी यूनिट बिकॉज यहां कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि सेम जो पार्टिकल्स हैं, सेम एक कंटेंट है, उनका रेशियो है, तो यूनिट्स भी जो होंगी वो कट जाती हैं. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज मोलैरिटी. मोलैरिटी क्या होती है, इसको हमने पढ़ना है. मोलैरिटी इज नथिंग बट अ कंसंट्रेशन टर्म जिसको यूज किया जाता है फॉर मेजरमेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट. इसको निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. दैट मस्ट बी इन लीटर्स ऑलवेज. सॉल्यूशन जो होगा दैट विल ऑलवेज बी इन लीटर्स. इफ यू फाइंड आउट द मोलैरिटी, अगर आप मोलैरिटी निकालते हो तो योर सॉल्यूशन मस्ट बी इन लीटर्स. This thing has to be kept in mind whenever you are dealing with the molarity. This is the concentration term. Let me tell you one thing. Molarity एक ऐसा term होता है जो कि temperature dependent है. It means जब भी हम temperature की बात करेंगे तो molarity जो होगी वो वहां पर change होगी. अगर आपने temperature change किया तो volume में change आएगा, और volume में change आने से जो ये टर्म होगा ये change हो जाएगा. Molarity will be changed. इसको denote किया जाता है कैपिटल M से, और हमेशा जो यूनिट्स यूज होंगी इसमें वो होगी मोल्स पर लीटर. मोल्स पर लीटर बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम. तो मोल्स पर लीटर विल बी द यूनिट ऑफ द मोलैरिटी.
ओके, सो द नेक्स्ट टर्म इज मोलैलिटी। मोलैलिटी और मोलैरिटी जो है दे आर क्वाइट सिमिलर। द ओनली वन डिफरेंस इज हम मोलैलिटी में जब डील करते हैं तो यहां पर हमें मास ऑफ सॉल्वेंट के साथ डील करना है, ना कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर जो फॉर्मूला बनता है दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट दैट मस्ट बी इन किलोग्राम, जो किलोग्राम में होना चाहिए। ये थोड़ा सा चेंज आता है इस फॉर्मूले में, बाकी मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ मास ऑफ सॉल्वेंट के साथ इसका रेशियो निकलता है। जिस तरीके से हमने मोलैलिटी में पढ़ा कि वहां पर वॉल्यूम लीटर्स में होना चाहिए, उसी तरीके से मोलैलिटी में क्या होगा कि वॉल्यूम जो होगा दैट मस्ट बी इन किलोग्राम। जो भी हमारा मास है यहाँ पर किलोग्राम में होना चाहिए। अगर ये किलोग्राम में नहीं दिया हुआ है, आपको कोई क्वेश्चन में पूछा गया है, यू हैव टू फाइंड आउट द मोलैलिटी, और अगर मास उसमें ग्राम में दिया हुआ है तो पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट इट टू द किलोग्राम, देन इस फॉर्मूले को अप्लाई करें और रिजल्ट निकालें। अगर आप ग्राम्स में यूज करते हो तो ये फॉर्मूला ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है और ये फॉर्मूला विल बी सेम। फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन बस आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही चीज है, या तो आप इसको पहले ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करें या फिर डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। इसकी जो यूनिट्स होती हैं दैट इज मोल्स पर किलोग्राम। मोल्स पर किलोग्राम जो होता है ये इसकी यूनिट्स होती हैं। एंड मोलैलिटी जो होता है, मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, इसमें किसी तरीके का भी डिपेंडेंस नहीं आता टेम्परेचर का, क्योंकि ये सारा का सारा मास से रिलेटेड है और टेम्परेचर जब हम बढ़ाएं या घटाएं तो मास विल रिमेन द कांस्टेंट, मास सेम रहता है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ऑलराइट, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है इसके बारे में अगर हम समझे पढ़ें तो देखिए, जब भी कभी एक लिक्विड को जो वोलेटाइल स्टेट में है आप एनर्जी प्रोवाइड कराते हो तो वो कन्वर्ट होता है वेपर्स में, और वो जो वेपर्स होते हैं वो आसपास जितना प्रेशर जनरेट करते हैं दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, उन्हें बोला जाता है वेपर प्रेशर। वही टॉपिक यहां पर है, ये हमने इसी में पढ़ना है। वेपर प्रेशर और प्योर लिक्विड जो होता है उसका, अगर हम कुछ और कोई भी दूसरा सॉल्यूट प्योर लिक्विड में डालें तो उसका वेपर प्रेशर भी चेंज होता है। विल डिस्कस इट इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से चेंज होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं। बट इफ यू वांट टू स्टडी वेपर प्रेशर तो ये यही है कि जब भी किसी सॉल्वेंट के वेपर्स बनाए जाते हैं तो वो वेपर्स जो होते हैं आसपास जितना भी प्रेशर जनरेट करेंगे दैट विल बी कंसीडर्ड एज वेपर प्रेशर। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। सबसे पहला, नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड कैसा है, आइदर द लिक्विड इज वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। अगर लिक्विड वोलेटाइल है तो जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि वो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर लिक्विड नॉन वोलेटाइल है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर वेपर्स टू बी फॉर्म्ड। वेपर्स जो होंगे वो नहीं बन सकते। दूसरा, टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाओ वेपर्स ज्यादा बनेंगे, और जितने ज्यादा वेपर्स बनेंगे इसका मतलब क्या होगा, जो भी वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होगा। टेम्परेचर कम है, वेपर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। इसको बोला जाता है द फैक्टर्स दैट विल बी डिपेंडेंट। वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का, वो कैसे होता है, इसमें डाल्टन्स लॉ पढ़ना है। क्या होता है, सॉरी, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड एक ऐसा लिक्विड होता है जो कि वेपर्स में कन्वर्ट आसानी से हो सकता है, उसको बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड। ये क्या कहता है कि जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वोलेटाइल लिक्विड के, इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आप यहां पे देख सकते हो, पीए, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट। पीबी, पार्शियल प्रेशर ऑफ अनदर कंपोनेंट। ये जो होता है इनमें डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब अगर आप पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो एक फॉर्मूला हमारे पास आता है, जो फॉर्मूला होता है जैसे ये दिखा रहा है, पीए इज इक्वल टू पीए नॉट एक्स ए। अब ये पीए नॉट एक्स ए क्या है यहाँ पर, दिस पीए नॉट एक्स ए इज नथिंग बट, इट इज नथिंग बट, ये जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इट इज नथिंग बट द मोल फ्रैक्शन। ये जो पीए है ना, ये मोल फ्रैक्शन है, इसमें कुछ नहीं है, ये मोल फ्रैक्शन है। और ये वाला जो फंडा आप देख पा रहे हो यहाँ पर, इट इज ऑल्सो नथिंग बट, ये क्या है, ये भी पार्शियल प्रेशर है। और ये है प्योर प्रेशर। किसी भी कंपोनेंट के अगर मैं प्योर प्रेशर को उसके मोल फ्रैक्शन के साथ कवर अप कर दूं, उसे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास पार्शियल प्रेशर आ जाता है उस लिक्विड का या उस सॉल्यूशन का
जांच पड़ताल कर रहा हूं, ठीक है। ये होता है पार्शियल प्रेशर। राउल्ट्स लॉ होता है। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होगा किसी भी लिक्विड का वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन से, या किसी भी कंपोनेंट का निकाल लो, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन। जैसा मोल फ्रैक्शन अभी हमने सीखा है, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स दैट आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज इफ P इज टोटल प्रेशर। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, एक छोटा सा डेरिवेशन निकाला है किस तरीके से जो पार्शियल प्रेशर है वो डिपेंडेंट होता है। टोटल प्रेशर जो होगा किसी भी कंपोनेंट का उसको हमने प्लस कर दिया। आप देख सकते हो ये टोटल प्रेशर को प्लस कर रहे हैं। PA पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, PB इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। इन दोनों को प्लस कर दिया, ये इसका फॉर्मूला था। सॉल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो दोनों थे P नॉट A और P नॉट B, ये जो थे दीज आर कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। ये किसी गिवन टेम्परेचर पे कांस्टेंट थे, तो इट इज वेरी एविडेंट फ्रॉम द अबव इक्वेशन कि ये जो है टोटल प्रेशर से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। देखिए मैं एक चीज बताता हूं आप लोगों को, डाल्टन्स लॉ होता है वो क्या कहता है, किसी भी एक सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या किया, बहुत सारे कंपोनेंट डाल दिए, हर एक कंपोनेंट का अपना एक आइडियल प्रेशर होता है, और अगर आप उस टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी एलिमेंट उसमें पड़े हुए हैं हर एक एलिमेंट का आपको जो प्रेशर है उसको प्लस करना है। जब आप प्लस कर दोगे तो जो टोटल प्रेशर निकलेगा दैट विल बी द प्रेशर ऑफ ऑल द लिक्विड्स, जितने भी कंपोनेंट है, या फिर आप कह सकते हो टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर ही उसमें आ जाएगा। अब जो हम बात कर रहे थे प्रेशर की, वो था इन केस ऑफ सॉलिड। अगर नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो किसी सॉलिड के हैं, तो अगर मान लेते हैं कि कोई लिक्विड हमारे पास है और उससे हम ये राउल्ट्स लॉ लगाना चाहते हैं, तो उस केस में हम यूज करते हैं ये दीज टू थिंग्स, दिस YA एंड दिस YB, ये यूज करते हैं। ये क्या है, YA एंड YB क्या है, दीज आर नथिंग बट दी वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज में या वेपर फेज में अगर कोई चीज चली जाती है तो उस टाइम पे कितना मोल फ्रैक्शन होगा ये वो शो करते हैं। XA और XB जो है वो कंपोनेंट शो कर रहा है जितना प्रेशर होता है whenever we will dissolve a solute in the solution, और YA और YB जो शो कर रहा है ये शो कर रहा है जब वो सॉल्यूट वेपर फेज में जा चुका है और तब कितना प्रेशर लगा रहा है, तब वो यूज होगा एज YA एंड YB। उसको हम इस तरीके से यूज करेंगे। सब कुछ सेम है, नथिंग डिफरेंट, सब सेम है, सेम फॉर्मूला यूज होगा, सब कुछ सेम होगा। अब देख सकते हो अगेन टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन, और ये PI, ये सारा है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, ये सब है, ठीक है, यही है। और ये जो है दिस इज टोटल, ये टोटल है, ये वाला जो P है ना, दिस इज टोटल, ये टोटल है। ऑलराइट, वेपर सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। वेपर, अब देखो कोई हमें सॉलिड है वो फेंकना है पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर, तो उस केस में क्या होगा, जैसा अभी हमने वेपर प्रेशर के बारे में सीखा है वो सेम होगा, वेपर प्रेशर के बारे में सीखा है वो सेम होगा, वो निकलेगा ऐसे, इसे हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बोलते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे इन द टॉपिक ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट विल बी डिफाइंड, वो वहां पर हम डिफाइन करेंगे। तो अभी जो है वो सीखना है क्या, कि जो अगर आपने सॉलिड को डाल दिया किसी सॉल्वेंट के अंदर तो उसका जो प्रेशर में रिलेशन बनेगा मोल फ्रैक्शन के साथ, वो ऐसा कुछ बनेगा, इस तरीके का रिलेशन बनेगा, वो नथिंग दिस, ये बनेगा बस, ठीक है। ऑलराइट, अब आती है बात आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। जैसा हमने राउल्ट्स लॉ सीखा, अब राउल्ट लॉ पे डिपेंड करती हैं ये दो चीजें कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं तो आइडियल सॉल्यूशन इज नथिंग, आइडियल सॉल्यूशन कुछ नहीं है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जो हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। जो भी राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा।
इस केस में जो इंपॉर्टेंट है वो है इसके एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल ऐसी चीज है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्या है? मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। मतलब ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो हर एक पॉइंट पर राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा। ऐसे ही दूसरा एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन बोथ आर ऑर्गेनिक, तो इन दोनों का जब मिक्सचर बनाया जाएगा तो जो फॉलो होगा दैट विल बी ऑल्सो आइडियल। मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन, ये भी आइडियल होगा। आइडियल का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो एक लॉन्ग वेराइटी पे, लॉन्ग रेंज पे फॉलो करे राउल्ट्स लॉ को, वो कहलाता है हमारा आइडियल सॉल्यूशन। दैट विल बी कंसिडर्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या रीजन होता है किसी भी सॉल्यूशन के आइडियल होने का? सॉल्यूशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स ए एंड बी विल बी आइडियल इफ एंड ओनली इफ व्हेन, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए यानी कि जो कंपोनेंट ए है इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम ए, बी जो है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, देन ए एंड बी विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इन बिटवीन है, मतलब ए और बी के कनेक्शन के इन बिटवीन है, तब जो सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी आइडियल। क्योंकि मैंने शुरू से आपको एक बात बताई है, जब तक कोई सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन फॉर्म नहीं करेगा तब तक वो सॉल्यूशन जो है वो नहीं बन सकता बढ़िया। ठीक है, किसी सॉल्यूशन को आप अच्छा बनाना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू शो द इंटरेक्शन। जितना अच्छा इंटरेक्शन होगा उतना अच्छा सॉल्यूशन बनेगा। वही बात बार बार रिपीट होके आ रही है, तो ये चीज आपको माइंड में रखनी होती है। यहां पे लिखा हुआ है ये ऑल मस्ट बी इक्विवेलेंट, ये इक्वल होना चाहिए, तब जाकर के सॉल्यूशन जो है वो आइडियल होगा। दूसरा, सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी लिक्विड विल बी आइडियल इफ ए एंड बी हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी। मतलब दोनों अगर पोलैरिटी में भी सेम है, एक पोलर है दूसरा ही पोलर है, एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है, तो उस केस में सॉल्यूशन आइडियल नहीं होगा। पोलैरिटी मस्ट बी सेम। एंड मिथेनॉल एंड इथेनॉल जो है दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, इस वजह से इनका जो पोलैरिटी है वो सेम है, एंड दैट इज व्हाई दे आर फॉर्मिंग द आइडियल सॉल्यूशन। किसी भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए वी हैव सर्टेन थिंग्स, दैट इज राउल्ट्स लॉ विल बी ओबेड। राउल्ट लॉ हमेशा ओबे होगा, हमेशा। डेल्टा मिक्सिंग एंथैल्पी, डेल्टा एच जो है मिक्सिंग का, यानी कि अगर हम एंथैल्पी चेंज की बात करें तो एंथैल्पी चेंज विल बी जीरो फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए एंथैल्पी चेंज जो होता है वो हमेशा जीरो होगा। डेल्टा मिक्सिंग ऑफ वी, वॉल्यूम जो है यहां पर, दैट विल ऑलवेज बी जीरो। अगर चेंज ऑफ वॉल्यूम है तो दैट मस्ट बी जीरो, वो भी जीरो होना चाहिए अगर किसी सॉल्यूशन को आइडियल बोला जाता है तो। दिस इज द कंडीशन ऑफ द सॉल्यूशन टू बी आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन की ये कंडीशन होती है। ऑलराइट, so thank you so much and stay tuned with Parlo India. Sooner you will have the part 2 of the solution. Thank you so much.